नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश सिंघल हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो, मैं अभी जो पेपर मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये APO एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है और हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ये RPSC की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो सेम यही पेपर आपको वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो इस पेपर को ही लेकर मैं क्यों आया हूँ, क्यों इसको टाइप करवा के नहीं लिखा, क्योंकि इससे आपको ये कनेक्ट कर पाओगे कि RPSC ने जो पेपर दिया है किस तरह का है, कोई अशुद्धि जैसे मेरी टाइपिंग में किसी में भी ना रह जाए। एक वो साइकोलॉजी भी काम करती है। दूसरी बात ऐसा है कि देखो हम क्या करेंगे, जो अब RPSC के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं जो जिनमें की हिंदी व्याकरण आती है, उन व्याकरण के क्वेश्चंस को प्रश्न को करेंगे जो कि हमारे APO के सिलेबस में हो सकते हैं। ठीक है, और जो पिछले पैटर्न में थे, इससे क्या होगा, आपको इन प्रश्नों से एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको आगे तैयारी को किस लेवल की बनाना है। तो आप भी मेरे साथ साथ क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे और एक तरह से ये एग्जाम तक चलने वाली एक ऐसी सीरीज होगी जो आपको आपकी लैंग्वेज के पेपर में बहुत बेहतर बना देगी। ठीक है जी मित्रों, तो देखिए ध्यान से देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, घृतोदन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है घृतोदन, घृतोदन, घृ तौ दन। अब घृतोदन शब्द का सही संधि विच्छेद करवाना है अपने को। अब देखिए, यदि किसी शब्द में पहले दूसरे तीसरे वर्ण में संधि वाले क्वेश्चन में यदि औ की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए, औ की मात्रा, तो ऐसा शब्द क्या होता है, ऐसा शब्द वृद्धि संधि का हो सकता है। वृद्धि संधि का रूल क्या है, देखो वृद्धि संधि का रूल है यदि प्लस से पहले ए या आ की मात्रा हो तथा प्लस के बाद ओ या औ स्वर आ जाएं, तो क्या होता है, ए आ की मात्रा इस ओ औ से मिलकर वृद्धि आदेश होकर औ का निर्माण करती है, औ बना लेती है। क्लियर, औ स्वर बन जाता है, वृद्धि आदेश हो जाता है। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अपन बात करेंगे जिससे इंग्लिश मीडियम वगैरह के बच्चे आप कनेक्ट कर पाओ इस चीज से। देखिए, तो घृतोदन है, अब यहाँ पर औ है, तो तोड़ने का तरीका क्या है कि जिस वर्ण पर औ की मात्रा लगी हुआ है उस वर्ण को एक बार ए की मात्रा में और एक बार आ की मात्रा में लिख लो। घृत और घृता, हमें पता है घृता कोई शब्द नहीं होता, घृत माने तो घी होता है। अब इधर जो औ की मात्रा है उसे दो तरह से लिख सकते हैं, एक बार ओ में ओदन और एक बार क्या, औदन। हमें पता है कि औदन कोई शब्द नहीं होता, ओदन माने तो चावल होते हैं, तो मतलब घृत माने घी, ओदन माने चावल, तो हमें पता है यही सही संधि विच्छेद है। तो देखो पहला ऑप्शन है घृत प्लस औदन, ये तो गलत हो गया। घृत प्लस ओदन हम तुरंत समझ गए, एकदम मैथमेटिक्स की तरह आपके नंबर आते हैं संधि में। ठीक है, घृत प्लस उदन कोई होगा ही नहीं, घृत प्लस ऊदन तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। और मैं आपको रूल बता चुका हूं, तो इस तरह आप बिल्कुल आसानी से अपने क्या है क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, मैं इसको मिटाता जा रहा हूं। ठीक है, तो अपने क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है सेकंड वाला। दूसरा, उपरी प्लस उक्त की संधि होगी, उपरी प्लस उक्त की संधि होगी। अब देखना मित्रों, यहां पे शब्द है उपरी प्लस उक्त। देखो मैंने लिखा उपरी और मैंने लिखा उक्त। हमें संधि में ये यण संधि पढ़ने पर बताया जाता है, यण संधि का ये सूत्र होता है कि यदि प्लस से पहले छोटी या बड़ी ई की मात्रा हो तथा प्लस के बाद ए समान स्वर हो, ए आ उ री ए आई ओ औ, तो क्या होता है, प्लस से पहले आने वाली छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा यह हलंत में परिवर्तित हो जाती है। तो ई क्या होगी, यह हलंत में परिवर्तित हो जाएगी। शब्द क्या रहेगा, रे हलंत, ई की बन गया ये हलंत और बाद का उक्त एज इट इज आ जाएगा। देखो तो शब्द क्या बन जाएगा, ऊ की मात्रा ये में लग जाएगी
और र क्या करेगा, अपने बाद वाले वर्ण के क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर बैठ जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, उपरयुक्त शब्द क्या बनेगा, उपरयुक्त, ये शब्द बनेगा। तो देखो हम जो बोलते हैं ना उपरोक्त, वो उपर्युक्त का तद्भव होता है उपरोक्त, तो इसलिए उपर्युक्त पहला ऑप्शन ही सही है। उपरोक्त अशुद्ध है, उपरी युक्त अशुद्ध है और उपरी उक्त अशुद्ध है। तो आप देख सकते हो कि यण संधि है, तो आराम से यण संधि के रूल के अकॉर्डिंग आपने किया, आराम से संधि हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व, देखो द्वंद्व समास में क्या होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के शब्दों में क्या होता है, हाइफन योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। द्वंद्व समास के शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। ये अपन 3-4 बातें द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। जैसे घर घर, अब घर घर में आप कहोगे यार योजक चिन्ह तो लगा हुआ है। देखो योजक चिन्ह लगा हुआ हो, लेकिन शब्द एक ही शब्द अगर 2 बार रिपीट हो जाए, शब्दों में पुनरावृत्ति पाई जाए, तो ऐसा समास द्वंद्व समास ना होकर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है, ये अव्यय बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। इसलिए घर घर जाओ, घर घर मांगो, तो इस तरह, तो क्या ये आंसर नहीं होगा। हाथों हाथ, हाथों हाथ में भी क्या हो गया, हाथ और हाथ रिपीटेशन मिल रही है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। जब शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या है, द्वंद्व समास नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ ले लिया, हाथों हाथ दे दिया, हाथों हाथ कर लिया, तो इस तरह। अब शीतोष्ण, शीतोष्ण में क्या है, शीत और उष्ण। अब शीत और उष्ण, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, एक ही शिरोरेखा में। जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास का हर शब्द बीच में योजक चिन्ह लेकर आएगा, नहीं, एक शिरोरेखा में भी हो सकते हैं। तो देखो हैं विलोम शब्द शीत और उष्ण, शीतोष्ण, तो क्या है, शीत और उष्ण। तो देखो ये द्वंद्व समास हो गया ना अपने आप विग्रह से भी। यथा शीघ्र, यथा क्या है, एक अव्यय है, यथा क्या है, एक अव्यय, और बनने वाला शब्द भी क्या है, पूरा का पूरा क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा है। यथा शीघ्र दीजिए, यथा शीघ्र कीजिए, तो क्या है, ये भी अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। तो इसलिए क्या होगा, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा, शीतोष्ण। इसलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। आगे चलिए, रसोई घर शब्द का उचित विग्रह है। रसोई घर, देखो मित्रों, रसोई घर जैसे कि ये पूरा का पूरा एक घर है, जिसमें इस वाले सेक्शन में रसोई बनती है, इस वाले सेक्शन में पूजा होती है, इस वाले सेक्शन में स्नान करते हैं। यहां पर रसोई का काम होता है, और इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, घर कहते हैं। तो आप अगर समास की बात करो, समास विग्रह की बात करो, तो देखो रसोई कहाँ है, घर के अंदर है। रसोई किचन जो यहाँ बनी हुई है, रसोई यहाँ बनती है। रसोई माने होता है भोजन, रसोई माने किचन नहीं है, रसोई तो भोजन होती है, ठीक है। तो देखो घर, ये पूरी संरचना है, इसमें इस जगह पर, इस वाले सेक्शन में, इस वाले भाग में क्या होता है, रसोई बनती है। तो हम क्या कहेंगे, ये वाला जो घर है, ये वाला अलग जो हिस्सा है, ये किस लिए बना रखा हमने, रसोई के लिए, भोजन के लिए। तो विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर। अगर यहाँ पूजा होती है, पूजा के लिए घर, यहाँ स्नान होता है, स्नान के लिए घर, तो सही विग्रह क्या होगा, रसोई वाला घर नहीं, भोजन वाला घर। ऐसे नहीं हो सकता, रसोई में घर, भोजन के अंदर घर थोड़ी है, गलत बात है। तो रसोई के लिए घर, की भोजन के लिए जिस घर का हमने निर्माण किया है, रसोई और घर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा होगा इसका आंसर, ना दूसरा होगा, ना पहला होगा, ना चौथा होगा। तो रसोई घर का सही विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर। आप आराम से पहचान सकते हो आंसर। किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, या किस शब्द में कृत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखो अपने प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया धातु जो होती है उसके बाद जो प्रत्यय लगता है उससे बनने वाला शब्द होता है, वो कृदंत कहलाता है। और वो प्रत्यय क्या कहलाता है, कृत प्रत्यय, क्योंकि क्रिया धातु के पीछे लगता है। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के पीछे लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, तो इसलिए उन्हें तद्धितांत बोला जाता है। तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। आपको ढूंढने का तरीका क्या है? कृत प्रत्यय में जैसे आपको शब्द को थोड़ा सा एक दो वर्ण के उनको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है? कृत प्रत्यय पूछा है, मतलब क्रिया धातु में प्रत्यय लगकर बना हुआ होगा शब्द, तभी वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो देखो आप क्या कर लो, चारों शब्दों में जो प्रत्यय हैं उनसे पहले वाले वर्णों को थोड़ा अंडरलाइन करके नाना लगा के देख लो। जिसमें ना लग जाए वो क्रिया धातु से बना शब्द है, कृत प्रत्यय उसमें, बाकी में कृत प्रत्यय नहीं होगा। सिला ई तो सिलना, ऊंचाई ऊंचना नहीं होता, बुरना नहीं होता, मिठना नहीं होता कि मिठाई मीठे से बना है, विशेषण है। बुरा बुराई, बुराई किससे बना है? बुरा से, बुरा विशेषण है। ऊंचा नीचा ये क्या है? अव्यय शब्द है। तो ये ऊंचा प्लस आई ऊंचाई, नीचे प्लस आई निचाई, तो है ना, ये भी क्या है? अव्यय से बना शब्द है। तो यहां पर भी क्या है? अव्यय में प्रत्यय लगा हुआ है, इधर विशेषण में प्रत्यय है, इधर विशेषण में प्रत्यय है, तो ये तो तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए। तो कृत प्रत्यय का एग्जाम्पल क्या होगा? सिलना प्लस आई बराबर सिलाई। तो ये कृत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा हो गया? पहला। तो पांचवे का आंसर क्या होगा? पहला। आप आराम से कर सकते हो। ता प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, अपने को ढूंढना है कि किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं है। देखते हैं जरा। मानव प्लस ता, मानवता। जातिवाचक संज्ञा है मानव, इसमें ता प्रत्यय लगाया, मानवता भाववाचक संज्ञा बन गई। तो हम संज्ञा में भी इसको पढ़ते हैं। मूर्ख प्लस ता, मूर्ख क्या है? एक विशेषण। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख पुरुष, मूर्ख बालक, तो मूर्ख क्या है? एक विशेषण। तो मूर्ख प्लस ता मूर्खता हो जाएगा। अब देखो सुंदर प्लस ता, सुंदर भी क्या है? एक विशेषण है। सुंदर प्लस ता सुंदरता भाववाचक संज्ञा बन गई, जैसे मूर्खता बनी थी या मानवता बनी थी। तो ऐसे देखो ये भी क्या है? इसमें भी ता प्रत्यय, इसमें भी ता प्रत्यय, इसमें भी ता प्रत्यय। लेकिन सुत, सुत माने होता है बेटा, सुत पुत्र होता है। अगर सुत प्रत्यय, सुत शब्द में बेटा जो शब्द है सुत, उसमें आ प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा सुता, माने बेटी। तो है ना, इसमें ता प्रत्यय नहीं है बल्कि इसमें आ प्रत्यय है, इसलिए आंसर छठवे का क्या हो जाएगा? तीसरा। समझ रहे हो? अगला प्रश्न देखिए, सातवां। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग रहित शब्द है, कि ऐसा शब्द छांटिए जिसमें नी उपसर्ग के रूप में नहीं आया हो। तो देख लेते हैं। नी प्लस वास, निवास, वास का अर्थ रहना होता है। नी प्लस डर, डर से रहित। नी प्लस हत्ता, नी हत्ता हथियार से रहित, जिसके हाथ में कुछ नहीं है वैसा। नी प्लस चय, नहीं ये तो नहीं हुआ क्योंकि शय भी आ रहा है, तो नी प्लस चय क्या होगा? नी प्लस चय। या फिर अगर उपसर्ग का क्वेश्चन है तो अपने को, आपको पता होगा ऐसा कोई भी उपसर्ग हिंदी में नहीं है जिसके बाद विसर्ग लग जाए, ये सत्य बात है, हिंदी में नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? नी, अभी इसमें शय शलगम आ रहा है, आपको उपसर्ग अगर ढूंढना है तो इसमें स सलेट वाला उपसर्ग होगा। तो देखो निस हलंत उपसर्ग होगा, निस प्लस चय। तो क्या हो जाएगा? जब इस उपसर्ग को इस चय से जोड़ेंगे तो स सलेट श शलगम में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा निश्चय। समझ रहे हो? तो है ना, तो इसमें लिए कौन सा एक शब्द होगा जिसमें नी उपसर्ग नहीं है? तो निश्चय। तो इसलिए जो सातवां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अगला देखिए, आठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द आपके एपीओ के सिलेबस में टॉपिक है। आपको समझना होता है शब्द ज्ञान को, और शब्द ज्ञान का एक अच्छा टॉपिक है ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। देखिए सब्जी, ये देशी शब्द नहीं है, सब्जी। गंवार तद्भव शब्द है, ग्रामीण से गंवार बना है, तो मतलब ये भी देशी शब्द नहीं है। खार, क्षार, क्षार से बना है खार, जैसे क्षीर से खीर, क्षार से खार, तो मतलब ये भी तद्भव शब्द है, ये भी तद्भव है, ये भी नहीं है, ये भी देसी नहीं है, मतलब ये तीनों तो देसी नहीं है। पर कबड्डी, कबड्डी क्या है? कबड्डी एक देसी शब्द होता है, गांव में चलता है ना देखो वैसे तो क्या होता है कि हम संस्कृत में बोलते हैं कपर्दी 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 कपर्दी, वो कबड्डी 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 ऐसे तद्भव भी मानते हैं। लेकिन वैसे अगर देखें तो कबड्डी एक देशी ग्रामीण शब्द है, एक क्षेत्र विशेष में, जैसे छोटे छोटे लोकल एरियाज में जैसे ये यूज किया जाता था, एक खेल है उसके लिए। तो कबड्डी क्या है? एक लोकल गेम भी है, इसीलिए कबड्डी, खो खो, तो एक ग्रामीण शब्द है, देशज शब्द है, तो इसलिए कबड्डी क्या होगा? देशज शब्द होगा। क्लियर है मित्रों? अगला देखिए,
क्वेश्चन, वह शब्द जो न संस्कृत का हो न संस्कृत का अपभ्रंश हो बल्कि किसी प्रदेश में लोगों की बोलचाल से उत्पन्न हो गया हो कहलाता है। जैसे कि कबड्डी था, देशी शब्द, देशी लोगों के द्वारा बोला जाता हो, क्षेत्रों में बोला जाता हो, तो उसे तद्भव नहीं कहते, उसे विदेशी नहीं कहते, उसे तत्सम नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। तत्सम शब्द तो तत्सम, उसके समान, मतलब संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं उसी रूप में हूबहू। तो विदेशी शब्द जो विदेश से आए हुए हैं, हमने आयात कर लिए हमारी भाषा ने। तद्भव शब्द जो तत्सम से उत्पन्न है, तद्भव उससे उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न, जो किसी वजह से अपभ्रंश रूप में होके और बदल के उच्चारण की वजह से हिंदी में अब संस्कृत का जो विकृत स्वरूप है वो चल चुका है, उसे तद्भव बोलते हैं। लेकिन जो देशज शब्द है वो क्या होते हैं? ना संस्कृत के होते हैं ना संस्कृत के अपभ्रंश होते हैं, बल्कि लोगों, प्रदेश में लोगों की बोलचाल से उत्पन्न हो गए होते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 10वें नंबर का, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। शाप, शाप क्या है? अभिशाप, ऐसे बोलते हैं। शाप एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है शाप। जाओ तुम्हें शाप दिया जाता है, शाप। अपन उसे अशुद्ध में लिखते हैं श्राप। तो जब भी आप किसी के सामने खड़े हैं और आपसे कोई गलती हो जाए और वो बोल दे जा तुझे मैं श्राप देता हूं, श्राप, वो बोल दे श्राप, क्या बोल दे आपसे? श्राप। तो चुप रहना, रिएक्ट मत करना, घर पे आ जाना, उसको छोड़ देना, और जब उधर से मुड़ो और चलने लगो तो मुस्कुराना कि उसका जो उसने श्राप दिया है ना वो नहीं लगेगा। अशुद्ध दे दिया बेटे ने, अशुद्ध दे दिया तो कैसे लगेगा बताओ? नहीं लगेगा ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। 99% जनता श्राप बोल रही है, ठीक है। तो ये शाप होता है, तत्सम शब्द है। अगला देखिए सांझ, सांझ बनता है संध्या का, संध्या का तद्भव क्या होता है? सांझ। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। अद्य, अद्य का मतलब होता है अदय, अद्य को तद्भव में क्या कहते हैं? आज, आज कहते हैं। तो मतलब ये भी तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है। विवाह, विवाह, विवाह को अपन कहते हैं ब्याह, तो विवाह भी क्या है? तत्सम शब्द है। तो देखो इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा? संध्या से बना सांझ। तो देखो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 11वां, विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा का निर्माण विशेषण, जैसे क्या होता है? भाववाचक, जैसे कह रहा है कि विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण 6 तरह से होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। ये कह रहा है विशेषण से बनी हुई संज्ञा कौन सी है? तो देख लेते, बुरा प्लस आई बुराई। तो बुरा शब्द क्या है? विशेषण। बुरा प्लस आई, तो बुरा में प्रत्यय लगाकर, विशेषण में प्रत्यय लगाकर बुराई भाववाचक संज्ञा बन गई। लड़ना प्लस आई, तो लड़ना क्या है? क्रिया। तो लड़ना, लड़ धातु में आई प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? लड़ाई। तो ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। सिलना प्लस आई सिलाई, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। और धुलना प्लस आई धुलाई, तो क्या है? ये भी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। इसलिए क्या होगा? विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा होगा? बुराई। ये बुराई भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? बुरा विशेषण से बनी है प्रत्यय लगाकर। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है प्रश्न नंबर 12, कौन। कौन क्या होता है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के 2 सर्वनाम होते हैं, कौन और क्या। कौन होता है सजीव के लिए, क्या होता है निर्जीव के लिए। तो कौन, जो और सो आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में, ठीक है, जिसमें कार्य कारण का रिश्ता पाया जाता है। कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ, कोई होता है निर्जीव के लिए, सजीव के लिए प्रयुक्त, कुछ होता है निर्जीव के लिए प्रयुक्त, ठीक है। उसका ये पूछ रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में मूल रूप से होते हैं मैं और तू। तीसरा उसमें सर्वनाम होता है आप, मध्यम पुरुषवाचक के रूप में जब रिस्पेक्ट के अर्थ में यूज किया जाए, आदर के अर्थ में यूज किया जाए, और अन्य पुरुष के रूप में जब यूज किया जा रहा होगा तो जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो आंखों के सामने नहीं होगा। वैसे ही एक वह सर्वनाम भी यूज किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। वह हमेशा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह आज जयपुर गया है, वह आज दिल्ली पहुंच जाएगा, वह मुझे याद कर रहा होगा।
तो देखो आपको हाथ नहीं हिलाने पड़ रहे ना, क्योंकि वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम का नाम संकेतवाची सर्वनाम है, और संकेतवाची सर्वनाम में क्या करना है, संकेत करना पड़ता है। तो वह यहाँ पर जैसे मैं कहता वह मेरी टेबल है, वह मेरी पुस्तक है, मान लो कहीं पे मेरी पुस्तक रखी छत पे, उसकी ओर इशारा कर रहा हूं, वह मेरी साइकिल है, तो क्या होता यहाँ पर वह मैं संकेत कर रहा हूं तो निश्चयवाचक होता। लेकिन मैं कह रहा हूं वह आज जयपुर गया है, वह मुझे याद कर रहा होगा, तो वह हमारी आंखों के सामने नहीं है ना, तो वह क्या रूप है, उसका, उसकी, उसके। तो यहाँ पर क्या है, उसका, यह अन्य पुरुषवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वह का रूप। तो याद रखेंगे वह। आपको पता है सर्वनाम के रूपांतरक कौन होते हैं, कारक और वचन। तो इसमें क्या है, कारक और वचन के रूप में जो रूपांतरण हुआ है सर्वनाम का, वह का, तो वो देख रहे हैं अपन, तो उसका क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसलिए आंसर क्या होगा 12वें का चौथा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक नहीं है। आपके अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय शब्द 5 है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। समुच्चय बोधक बता रहा है कि कौन सा शब्द नहीं है। तो देखो परंतु, आप विरोधवाचक जो समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ोगे उसमें परंतु पढ़ोगे, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, परंतु तुम इसका गलत प्रयोग नहीं करोगे, इस तरह। परंतु, तथा, तथा भी क्या होता है, समुच्चय बोधक के रूप में यूज होता है। यद्यपि, तथापि, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है ना। यद्यपि, तथापि, ताकि, तथा, परंतु, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, तो आना क्रिया से पहले लगा दिया, पाओ क्रिया से पहले लगा दिया। तो जो शब्द क्रिया से पहले आए, जो शब्द या ऐसा अव्यय शब्द जो क्रिया से पहले आए, वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो यहां पर पहले क्या हो गया, पहले समुच्चय बोधक ना होकर क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, क्रिया विशेषण। इसलिए क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो यह है तीसरा वाला ऑप्शन पहले, वो क्रिया विशेषण है। तो इसलिए 13वें का आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है मित्रों, बहुत आसान है समझना। आप जैसे हमें ज्वाइन करेंगे आप जानेंगे कि आपको भाषा में किसी में भी, कोई पेपर में किसी में दिक्कत नहीं आएगी, आपको चीजें बहुत लॉजिक के साथ आएंगी, आपको पेपर में रट्टा नहीं मार के जाना पड़ेगा रूल्स का। ठीक है, अब है अगला प्रश्न 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण एक अव्यय है, मैंने जस्ट आपको बताया है। ठीक है, देखो क्रिया विशेषण शब्द होगा वो हमेशा क्रिया से पहले लगेगा। अंदर आओ बाहर जाओ, अंदर आओ, आना क्रिया से जस्ट पहले लगा, अंदर आओ, तो क्रिया विशेषण यही हो गया। पर चलो अगला ऑप्शन देखें, एक लड़का, एक लड़की, एक क्या है यहाँ पर, निश्चित संख्यावाची विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, तो ये तो नहीं होगा। वाह, वाह, विस्मयादि बोधक अव्यय, तो ये भी नहीं होगा। तथा, समुच्चय बोधक अव्यय, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, अंदर। ये क्रिया विशेषण है। क्या है, ये क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लग रहा है। 14वें का आंसर होगा पहला। 15वां क्वेश्चन, काल के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। आपको पता है लिंग वचन कारक काल पुरुष विकारक होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से सर्वनाम एक विकारी शब्द है, तो उसमें क्या होगा, देखते हैं काल के अनुसार परिवर्तन होता है क्या। तो देखो सर्वनाम का रूपांतरक है कारक और वचन, सर्वनाम का रूपांतरक लिंग और काल नहीं है, तो सर्वनाम आंसर नहीं होगा। क्रिया, क्रिया का रूपांतरक देखते हैं, क्रिया काल के अनुसार बदल जाती है, रहा है, रहा था, रहा होगा। भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और भूत के लिए क्रिया क्या करती है, क्रिया रूपांतरित हो जाती है, तो काल क्रिया को रूपांतरित कर देता है। तो काल क्या कर सकता है, क्रिया में परिवर्तन कर सकता है। काल के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन होता है, क्रिया में होता है, लेकिन सर्वनाम में नहीं होता, क्योंकि सर्वनाम का रूपांतरक काल है नहीं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एक अव्यय शब्द है। जैसे इधर ऑप्शन था ना, पहले, पहले आओ, तो पहले जो शब्द है उसमें काल की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हर काल में पहला ही बना रहेगा। तो इसलिए अव्यय शब्दों में कभी भी लिंग वचन कारक काल पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विशेषण, विशेषण के रूपांतरक लिंग है, जैसे अच्छा अच्छी, बुरा बुरी लिंग की वजह से, अच्छा अच्छे, बुरा बुरे वचन की वजह से। लेकिन काल की वजह से विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं आता। वह अच्छा है, वह अच्छा था, वह अच्छा बन जाएगा, तीनों कालों में यूज कर लो, लेकिन अच्छा सेम हो रहा है, तो काल विशेषण का रूपांतरक नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, विशेषण भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा केवल क्रिया। तो काल के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन होता है,
क्रिया में होता है। क्रिया का जो रूपांतरक है वो कौन है? काल भी है। तो इसलिए देखो हमने 15 क्वेश्चन किए हैं महज कितने मिनट में? 24-25 मिनट में। ये पार्ट 1 है। मैं इस पूरे पेपर को समझाऊंगा। इसमें 50 क्वेश्चन है जो एपीओ में पिछले बार आए हुए हैं, तो 3 वीडियो में ये 50 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो, जल्दी जल्दी क्विकली आप कोई भी काम करते समय इस तरह क्वेश्चंस देखते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको मार्केट से कोई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। डेली इस तरह के 15 क्वेश्चंस की सीरीज अब हमारे चैनल पर चलती रहेगी आपकी टिल एग्जाम। ठीक है, तो इसी तरह आप फायदा उठाते रहिए और जुड़ते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।